नमस्कार, मैं बंशीधर कुमार आज आपके लिए जीके सीरीज का भाग 4 लेकर के आया हूँ। आप इस चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि सभी विद्यार्थियों को ये पढ़ने का मौका मिले। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इस सीरीज में चलेगा, जो कि आने वाले रेलवे में, बैंक में, एसएससी में यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब चलिए प्रश्नोत्तर पर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 2022 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी विधि एवं न्याय मंत्रालय, डी रक्षा मंत्रालय। उत्तर विदेश मंत्रालय। अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जो कि गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ये लोकसभा के सांसद नहीं है, राज्यसभा सांसद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, जो कि गांधीनगर से लोकसभा सांसद हैं। विधि एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू हैं, जो कि अरुणाचल के पश्चिमी सीट से लोकसभा सांसद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लखनऊ से लोकसभा सांसद हैं। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव होगा। 2019 में 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ और अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जो कि बनारस से लोकसभा सांसद हैं, और राहुल गांधी केरल के वायनाड शहर से लोकसभा सांसद हैं। तो ये आप याद रखें, ये बहुत सारे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो आइए मैं आज आपको कुछ लोकसभा सीटें के बारे में बताता हूँ। गुजरात में 26 लोकसभा सीट है। यूपी में सबसे ज़्यादा 80, और जो जितने भी राज्य में 2 लोकसभा सीट है उनका नाम आप याद रखें। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस राज्य में 2 लोकसभा का सीट नहीं है। ऑप्शन रहेगा 3 रहेगा, जिसमें से 2 लोकसभा सीट रहेगा, एक में नहीं रहेगा, एक में एक ही सीट रहेगा। तो आप 2 वाला याद रखें। 2 लोकसभा सीट अरुणाचल प्रदेश में है, गोवा में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मेघालय में, और दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव में 2 ही लोकसभा सीट है। ये जितने मैं राज्य बताया हूँ ये सब में 2 लोकसभा सीट है। टोटल 6 राज्यों में 2 ही सीट है लोकसभा का। अगले प्रश्न। मैं कल भी आपको बताया था, कल पार्ट 3 जो जीके सीरीज का चल रहा है उसमें ही बताया था। सबसे ज़्यादा लोकसभा का सीट यूपी में 80, फिर सेकंड में महाराष्ट्र 48, थर्ड में पश्चिम बंगाल 42, और चौथे नंबर पर बिहार 40 सीट, 5वें नंबर पर तमिलनाडु 39 सीट। आप ये क्रम जरूर याद रखना है। अगले प्रश्न। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो आप ये जो एरो का चिन्ह है, इस एरो के चिन्ह के बाद आपको देखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र कहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र नहीं। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जल है, नहीं है। यहाँ अमोनियम क्लोराइड है, ये भी नहीं है। और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हैं CaOCl2, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, फॉर्मूला है, और ये बनाया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन अभिक्रिया करने पर ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है। आप जानते ही होंगे कि यदि ब्लीचिंग पाउडर को खुले हवा में रख दी जाती है तो वो नमी के वजह से वो वापिस चूना बन जाता है। अगले प्रश्न। मार्च 2022 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी बिहार, और डी ऑप्शन उड़ीसा। उत्तर उड़ीसा। उड़ीसा में ही वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया, उड़ीसा ही है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल गणेशी लाल हैं।
उड़ीसा में ना बीजेपी की सरकार है ना कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेडी की सरकार है। बीजेडी, बीजेडी बोले तो बीजू जनता दल, ना कि बीजेपी। याद रखें, ये परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आया हुआ है कि यहाँ किसकी सरकार है, निम्नलिखित में से यहाँ किसकी सरकार है उड़ीसा में। ऑप्शन बीजेडी, बीजेपी, AITC, ऐसा ही ऑप्शन रहेगा। तो आप जब भी मारे बीजेडी मारे, बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के अभी मुखिया हैं नवीन पटनायक। और उड़ीसा की स्थापना 1936 में हुआ। उड़ीसा दिवस यानी कि उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। आपको मैं बताया हुआ था कि यहाँ लोकसभा सीटें 21 है और यहाँ की प्रमुख शहर राउरकेला है, कटक है, पुरी है, भुवनेश्वर है। ये यहाँ की प्रसिद्ध शहर हैं। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए पैगंबर यूसुफ, बी पैगंबर नूह, सी पैगंबर मुहम्मद, डी पैगंबर अब्राहम। उत्तर पैगंबर मुहम्मद। पैगंबर मुहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुआ था। आप ये याद रखें, इनका जन्म मक्का में और मृत्यु मदीना में, दोनों शहर सऊदी अरब में है। इनके जन्मदिन के खुशी में है ईद ए मिलाद। ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। आप ये याद रखें, बहुत सारा परीक्षा पूछा गया है कि पैगंबर मुहम्मद के जन्मतिथि के खुशी में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो ईद ए मिलाद उन नबी। अगले प्रश्न, पोंगल के त्यौहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है। ऑप्शन ए भगवान शिव, बी चंद्रमा, सी माँ दुर्गा, डी सूर्य। उत्तर में सूर्य। जो पोंगल की त्यौहार है उसमें भगवान सूर्य के, भगवान भास्कर की पूजा की जाती है। पोंगल मुख्यतः तमिलनाडु में मनाया जाता है और तमिलनाडु का नाम आप सुने ही होंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और यहाँ के CM MK स्टालिन, जो कि DMK पार्टी से हैं। यहाँ बीजेपी कांग्रेस की सरकार नहीं है, यहाँ DMK की सरकार है। DMK का पूरा नाम द्रविड़ मुनेत्र कजगम है। यह पार्टी 1949 में स्थापित की गई थी, इस पार्टी को, DMK को। तो आप याद रखें, ये बहुत सारा परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि यहाँ किसकी सरकार है, बीजेपी, कांग्रेस, DMK, ऐसा ही ऑप्शन आता है। ऑप्शन भी बहुत सारा भयानक आता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन ए आएगा AIDMK, DMK, BJP, AITC, ऐसा करके ऑप्शन आता है। तो आप ऐसा प्रश्न आए तमिलनाडु का तो आप DMK क्लिक करें। पहले तमिलनाडु का 1961 तक मद्रास नाम था। ये एक पुर्तगाल द्वारा दिया गया नाम है और 1961 के बाद इसका नाम तमिलनाडु कर दिया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, आप याद रखें। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है। ऑप्शन ए मणिकर्ण, बी तारापुर, सी बोकारो, डी कोलकाता। उत्तर मणिकर्ण। मणिकर्ण ये जो स्थल है ये हिमाचल प्रदेश में है। आप ये नाम जरूर याद रखें। यहाँ भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल, हार्नेसिंग साइट है मणिकर्ण में। और ये जो तारापुर में, ये भारत का पहला नाभिकीय शक्ति संयंत्र है तारापुर में। तारापुर है कहाँ, तो तारापुर पालघर में है। पालघर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में। आप ये याद रखें, महाराष्ट्र का एक जिला है पालघर और वहीं तारापुर है। तो आपका उत्तर मणिकर्ण होगा। भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल कहाँ है, मणिकर्ण में। ये हिमाचल प्रदेश में है। फिलहाल में आपको मालूम ही होगा कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव हुआ था। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी और गुजरात में बीजेपी
भाजपा की सरकार बनी। आप ये याद रखें, हिमाचल प्रदेश में 68 सीट है विधानसभा का, और गुजरात में 182 सीट है। ये जरूर याद रखें, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की सीट 4। तो ये याद रखना ज़रूरी है क्योंकि अभी आने वाला चुनाव है 2024 में। इस साल कोई भी एग्ज़ाम में आपको देखने को ये सब मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश का सीएम अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं। और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल हैं। और ये जो बोकारो देख रहे हैं, ऑप्शन सी में बोकारो, ये झारखंड का एक शहर है। ये स्टील सिटी है झारखंड का। अगले प्रश्न, पंकज अडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना 41वां खिताब हासिल किया? ऑप्शन ए ध्रुव सीतवाला, बी मनन चंद्र, सी आदित्य मेहता, डी सौरभ कोठारी। आंसर ध्रुव सीतवाला। ध्रुव सीतवाला को इसने पराजित किया है। पंकज अडवाणी एक विश्व प्रसिद्ध स्नूकर खिलाड़ी हैं। स्नूकर बिलियर्ड्स दोनों सेम ही है। और आदित्य मेहता और सौरभ कोठारी भी एक फेमस स्नूकर हैं। आप ये याद रखें, कभी कभी परीक्षा में पूछा भी गया है IBPS में कि सौरभ कोठारी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो बिलियर्ड्स, स्नूकर। आप ये याद रखें, आदित्य मेहता, सौरभ कोठारी, ध्रुव सीतवाला, पंकज अडवाणी, ये सब का संबंध बिलियर्ड्स, स्नूकर से है। अगले प्रश्न, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अभर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी। तो 1950 के टाइम में 7 अभर न्यायाधीश थे और इसकी संख्या बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दिया गया है। अगले प्रश्न, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, सी में ऑप्शन, और डी में स्वामी विवेकानंद। उत्तर राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। अगले प्रश्न, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्य में किया गया था? तो इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कुल 11 राज्यों में किया गया था। ये मिशन इंद्रधनुष 2014 में योजना लाया गया था और इस योजना के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण दिया जाता है। अगले प्रश्न, भारत ने इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया? ऑप्शन ए अमेरिका, बी स्पेन, सी इजराइल, डी कनाडा। तो आप जानते ही होंगे भारत इजराइल बहुत घनिष्ठ दोस्ती है दोनों के बीच। तो 30वीं वर्षगांठ इजराइल और भारत का ही हुआ है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और तेल अवीव यहाँ की विश्व विख्यात शहर है। आप ये याद रखें कि एक परीक्षा में पूछा गया है कि तेल अवीव किस देश में है, तो ये जेरूसलम इजराइल में है। यहाँ के प्रेसिडेंट आइजक हर्जोग हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। और भारत की ओर से पहला प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो यहाँ के दौरा किए हैं, इजराइल का दौरा। और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ही हैं जो कि यहाँ का पहला बार राष्ट्रपति की ओर से दौरा किए थे।
अगले प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी में 1 और डी में तीसरा। तो उत्तर 3 होगा, तीसरा स्थान पर। ये जो रिपोर्ट है, ये आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का रिपोर्ट है। ये भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को दिया गया था। ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है यही जारी करती है कि कितना वृद्धि हुआ वन का और कितना कम हुआ। यह जो सर्वेक्षण है, भारतीय वन सर्वेक्षण, ये पहली बार 1987 में जारी किया गया था। ये हर 2 साल पर जारी किया जाता है, हर 2 साल पर जारी किया जाता है। और अभी सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि तेलंगाना में हुआ था। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, दूसरे नंबर पर तेलंगाना और तीसरे नंबर पर उड़ीसा। और सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी अरुणाचल प्रदेश में हुआ, दूसरे नंबर पर मणिपुर, तीसरा पर मेघालय। आप याद रखें, सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में, और सबसे ज़्यादा वनावरण में कमी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, एमपी में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़। आप याद रखें क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन मिजोरम में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद मेघालय। आप याद रखें, क्रम याद जरूर रखें 1 से 3 नंबर तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में। अगले प्रश्न, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में पाया जाता है। यहीं रॉयल बंगाल टाइगर का निवास है, सुंदरबन में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, इसके बाद गुजरात में है, फिर इसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप में। ये आप ज़रूर याद रखें। और सबसे ज़्यादा सुंदरबन में है मैंग्रोव। इसके बाद उड़ीसा का भीतरकनिका में है, जो कि भीतरकनिका ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के किनारे पर है। ये आप याद रखें, भीतरकनिका ब्राह्मणी और बैतरणी नदी के किनारे है। अगले प्रश्न, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन के लिए भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 6ठी पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं, सी 9वीं और डी 10वीं। तो उत्तर 10वीं पंचवर्षीय योजना होगा। आइए, आज मैं आपको कल बताया था ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरे, आज मैं आपको ये योजना के बारे में बताता हूँ। पहला योजना 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, 66 है, और 66 से लेकर 69 तक ये योजना अवकाश था। और फिर इसके बाद 69 से 74 तक रहा। फिर इसके बाद 74 से लेकर के 78 तक ही रहा। 1 साल पहले यहाँ जनता दल की सरकार बनी यहाँ पर, तो ये योजना आयोग हटा दिया। फिर वापस 1980 में बना योजना, पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, फिर 85 से 90, फिर 90 से 92 नहीं रहा। ये आर्थिक संकट था। 1992 में ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण लाया गया था, 1990-92 के बीच में ही। फिर 1992 के बाद 1992 में फिर पंचवर्षीय योजना लाया गया, फिर 97 तक चला, फिर 97 से लेकर 2002 तक, फिर 2002 से लेकर के 2007 तक चला, फिर 2007 से 2012 तक चला, फिर 12 से
2017। आप ये क्रम जरूर याद रखें। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। पहला 1951 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और 66 से 69 तक योजना अवकाश रहा। तो चौथा स्टार्ट हुआ 1969 से 74, फिर पाँचवा 1974 से 79 तक रहना चाहिए, लेकिन 78 तक ही रहा, एक साल पहले वो जनता सरकार बन गई थी उस टाइम। फिर छठा रहा 1980 से 1985, सातवां 1985 से 90, फिर आठवां में फिर 1990 से होना चाहिए लेकिन नहीं रहा 1990 से, 1992 से स्टार्ट हुआ 97 तक, फिर 1997 से 2002 नौमा चला, फिर 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, 11वीं 2007 से 2012 तक, और फिर 12वीं 2012 से लेकर 2017 तक। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 में स्टार्ट हुआ, मतलब 12वीं 2012 में। आप ये याद जरूर रखें। इसके बाद फिर नीति आयोग मोदी जी के द्वारा लाया गया पंचवर्षीय योजना के जगह पर। आप ये याद रखें। अगले प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन 1, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। कथन 2, यदि कोई पदार्थ किसी अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो उसे अपचयित हुआ कहा जाता है। ये बताना है कौन सा कथन सही है गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनके पास ज़रूर ये वीडियो ज़रूर भेजें, शेयर करें, ताकि उन्हें बहुत लाभदायक हो और वो पढ़ें और उनके आने वाले एग्ज़ाम SSC MTS हो, CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, दरोगा हो, चाहे बिहार दरोगा, झारखंड दरोगा, यूपी दरोगा, उसमें यहाँ से ज़रूर प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो मेरा सीरीज है जीके का, यहीं से क्वेश्चन और वहाँ देखने को आपको मिलेगा। जय हिंद।